इस वीडियो में। इसके पहले हमने जो पहली वीडियो इसकी बनाई थी, इसमें हमने जो है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा किया था और वहां पर हमने आपको बताया था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपके पास एनसीईआरटी क्लास 12th का जो एक्सरसाइज 10.4 है, इसके क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो हमारे पास जो है 10.4 में जो क्वेश्चंस हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं और हमें जो है इस वीडियो को पूरी की पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और हमें क्वेश्चंस को समझना है बच्चों। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 10.4। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमसे जो बोला हुआ है कि इसमें हमें ए और बी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। ए और बी हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ए और बी वेक्टर हमें दिए हुए हैं और हमसे बोलता है कि आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट कीजिए और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। एक्चुअल में हमें क्या बोलता है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए जैसा हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आपको डिटर्मिनेंट की आवश्यकता होती है, तो हमने यहाँ डिटर्मिनेंट का यूज किया हुआ है। फर्स्ट रो में हमने आई जे के लिखा है, सेकेंड रो में हमने ए के स्केलर कंपोनेंट 1 माइनस 7 और 7, 1 माइनस यहाँ 1 है और 1 माइनस 7 और 7 हमने लिख दिया है। और सेकेंड जो रो है हमारे पास उसमें हमने बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 3 माइनस 2 और 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर आपको क्या करना है, इसके जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसको केवल खोल लेना है। तो हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंशन यहाँ किया हुआ है, आई लिया और आई के साथ हमने ये -7 इंटू 2 यानी -14 हो गया है। और फिर हमने बीच में डिटर्मिनेंट के लिए माइनस लगाते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट -14 आ रहा है तो ये +14 हो जाएगा जो कैंसिल होकर के 0 हो गया है। फिर हमने दूसरा एलिमेंट 1 2 ले रखा है। 1 2 हमारा ऑड प्लेस पर होता है इसलिए इसका साइन बदल देते हैं। देखिए हमने -j लिख रखा है। और अब हमने जब 1 2 एलिमेंट ले रखा है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास क्या क्या बचेगा, 1 इंटू 2, फिर बीच में -3 इंटू 7, देखिए 2 और -21 जो कि -19 और ये माइनस की वजह से +19 हो जाएगा। ऐसी के में हमने जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके 1 इंटू -2 और -3 इंटू -7 यानी +21, यानी हमारे पास 19 जे कैप और 19 के कैप आ जाएगा। चूंकि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में हमसे मैग्नीट्यूड के बारे में ही पूछा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड निकालने में हम आई जे के जो स्केलर कंपोनेंट है उसके स्क्वायर का सम करते हैं। तो 0 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, यहाँ से हमने 19 कॉमन ले लिया है तो यहाँ 1 और 1 बच जाएगा यानी √2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने अपना पहला क्वेश्चन देखा। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोलता है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, जिसमें हमें a और b दोनों दिए हुए हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको ये पता है, क्योंकि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है उसमें ये बोलता है कि अगर कभी भी हमें किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना होगा। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट तो करना ही है, तो पहले किसका करना है, a प्लस बी और a माइनस बी का। तो पहले हम a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। सिंपली हमने a और b को एक बार ऐड कर दिया है और एक बार a और b को माइनस कर दिया है। एडिशन में आई आई जे जे और के वाले ऐड हो गए हैं, ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी सेम हमने आई आई को माइनस कर दिया है, जे जे को माइनस कर दिया है और के वाले को के वाले के साथ माइनस किया हुआ है। इस तरह से आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास जो है a प्लस बी और a माइनस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हमने थोड़ी देर के लिए नाम क्या दे दिया है, m वेक्टर नाम दे रखा है।
और वही हमने सेम काम डिटर्मिनेंट की मदद से हमने इसको ओपन करना है। आई जे के लिखेंगे, पहले वाले में हमने a प्लस बी के स्केलर कंपोनेंट यानी 4 4 और 0 यूज करेंगे, और थर्ड रो में हमारे पास 2 0 और 4 यूज करना है। और हमने इसका जो है डिटर्मिनेंट ओपन करके हमारे पास एक m वेक्टर आ जाएगा 16i माइनस 16j और माइनस 8k। वही आपको रो वाइज जो है फर्स्ट रो से एक्सपेंशन हमने किया हुआ है, 4 इंटू 4 16, दूसरा हमारा 0 हो जाएगा। फिर हमने जे लिया साइन बदल करके, 4 इंटू 4 16, अगला ये भी 0 हो जाएगा। और ऐसे के लेंगे तो 4 इंटू 0 0 और माइनस 8 आ जाएगा। और हमने इसका, चूंकि हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें इसके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ये पता है कि जब कभी भी हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा तो हमें वेक्टर के साथ उसको उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना होता है। तो हमें मैग्नीट्यूड पहले निकाल लिया है, 16 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, और ये टोटल हमारे पास जो हो जाएगा अंडर रूट 576, और उसका अंडर रूट होता है 24। तो अब हमने जो है अपना यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रखा है कि m कैप इज इक्वल टू m वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m। ये हमारा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका होता है। इसमें हमने जो है 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8a कैप में से 8 कॉमन ले रखा है, और 24 हमारा जो है m का मैग्नीट्यूड है, और उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। जो हमारे पास 3 जो डिनोमिनेटर में बचेगा वो 3 हमने सबके साथ जो है सबको सेपरेट कर दिया है, यानी 3 जो है सभी के नीचे हमने लगा दिया है। इस तरह से हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। एक यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा जो कि a प्लस बी और a क्रॉस बी के साथ परपेंडिकुलर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो थर्ड है वो क्या बोलता है कि इफ अ यूनिट वेक्टर a, कोई यूनिट वेक्टर है a, वो जो है पाई बाई 3 एंगल बनाता है आई कैप के साथ, और पाई बाई 4 एंगल बनाता है जे कैप के साथ, और एक एक्यूट एंगल थीटा बनाता है के कैप के साथ। तो हमें वो थीटा एंगल और उसके साथ हमें जो है कंपोनेंट ऑफ ए भी फाइंड आउट करने हैं। एक्चुअल में हमें ए और थीटा फाइंड आउट करना है। तो हमें ए फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने ए को एज्यूम कर लेंगे। ए हमारे पास a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है। तो यहां पर हमारे पास जो है एक सेकंड, ये हमारे पास पाई बाई 3 है। हाँ जी बच्चों, तो हमारे पास ए वेक्टर हमने लेट कर दिया a1i प्लस a2j प्लस a3 के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड हमें पहले से गिवन है एज इट इज अ यूनिट वेक्टर, तो इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। तो उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो यहाँ पर हमें i के साथ पाई बाई 3 एंगल बना रहा है a जो है, और j के साथ पाई बाई 4 एंगल बना रहा है, और k के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब हमें थीटा और a फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में हमें चूंकि a1 a2 और a3 फाइंड आउट करना है, और तीनों क्या हैं, स्केलर कंपोनेंट हैं, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। क्योंकि हमें ये पहले से ही पता है कि जब कभी भी हमें कोई स्केलर कंपोनेंट चाहिए होता है वेक्टर के प्रोडक्ट से, तो हमेशा हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर a का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ i, और साथ में cos पाई बाई 3। तो i जो है i कैप है हमारे पास, a की वैल्यू हमने रख दिया a1i प्लस a2j a3k जो हमने लेट किया हुआ है, और i के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड हमें पहले से गिवन है 1। i चूंकि एक यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सेस, तो ये हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड होता है 1, और cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है हाफ। तो इस तरह से जब i का i से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, डेट मीन्स a1 आ जाएगा हमारे पास। बाकी i का j और i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 हो जाता है, और हमारे पास इस तरह से a1 कितना आ गया, हाफ आ गया। अगला हमने देखा कि हमारे पास a के साथ जो है j का हमने डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डेफिनेशन के अनुसार मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप और cos पाई बाई 4। तो a हमने यहाँ पर जो है पहले से लिख दिया है। a यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास कि a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, और इसका हमें j के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। a का मैग्नीट्यूड हमारे पास पहले से ही गिवन है 1, और j चूंकि एक यूनिट वेक्टर है अलोंग y एक्सिस के, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और साथ में cos पाई बाई 4 हमारे पास हाफ होता है। cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, सॉरी।
cos π/4 की वैल्यू 1/√2। तो इससे हम j के साथ j का करेंगे, क्योंकि i और k के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट करने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो a2 हमारे पास क्या आ गया 1/√2। अब हमारे पास a1 भी मिल चुका है, हमें a2 भी मिल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड जो है a का, चूंकि हमें गिवन था 1 एज इट इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसलिए हमने इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दिया। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन तीनों के जो हमारे पास a वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का अंडर रूट अगर कर देंगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जो कि 1 है। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करने के बाद a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर हमारे पास आ जाता है, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। तो अब हमने a1 और a2 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है। a1 हमारे पास 1/2 है, a2 हमारे पास 1/√2 है, दोनों का स्क्वायर कर दिया 1/4 एंड 1/2, और यहाँ a3 का स्क्वायर। ये दोनों जो हैं बॉर्डर पार करेंगे यानी इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों के साइन हमने बदल दिए हैं। आफ्टर सॉल्विंग दीज वैल्यूज तो हमारे पास जो है 1/4 आ जाएगा, जिससे a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हाफ आ गई। तो इस तरह से हमने a1 a2 और a3 तीनों स्केलर कंपोनेंट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, जिससे अब हमारे पास a तैयार हो जाएगा बच्चों। a हमारे पास क्या था, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो हमने a1 a2 और a3 की वैल्यू डाल करके a फाइंड आउट कर लिया है। अब इसने क्वेश्चन में एक और बात आपसे पूछी हुई थी कि जो है वो a जो है k के साथ एंगल कितना बनाता है, एक एक्यूट एंगल थीटा बनाता है। तो अब हमने वही डेफिनेशन का यूज किया, a रख दिया और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट k का कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ k इनटू cos थीटा। as we know that magnitude of a and k both are equal to 1 1 and cos theta remains same, तो k के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो हाफ आ गया। तो cos में हमारे पास हाफ की वैल्यू π/3 पर होती है, तो इस तरह से थीटा भी हमारा फाइंड आउट हो जाता है बच्चों। तो हमने इस क्वेश्चन में a और थीटा जो है फाइंड आउट कर लिए। अगला क्वेश्चन हमें प्रूव दैट के लिए दे रखा है कि a माइनस बी और a प्लस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इक्वल टू किसके आना चाहिए, ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। तो हमने सिंपली प्रोडक्ट कर दिया है, a का हमने पहले a और b दोनों के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, a क्रॉस a और a क्रॉस b लिख दिया। फिर हमने माइनस b का दोनों के साथ कर दिया है, तो माइनस b क्रॉस a और माइनस b क्रॉस b। एज वी ऑलरेडी नो डेट a क्रॉस a या फिर b क्रॉस b जो सेम हमारे पास वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है 0 होता है। तो हमने यहाँ पर इसका और इसका हमने जो है क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया था, तो हमने यहाँ 0 पुट कर दिया है, देखिए। और a क्रॉस b को हमने एज इट इज रखा है, a क्रॉस b को, जबकि माइनस b क्रॉस a को जब हम a क्रॉस b लिखेंगे तो यानी साइन हमारा बदल जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, डायरेक्शन की वैल्यू होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो हम माइनस साइन से इसको डिनोट करते हैं। तो b क्रॉस a को हम जब a क्रॉस b लिखेंगे तो वो इक्वल टू माइनस a क्रॉस b होगा, जिससे ये प्लस हो जाएगा। तो अब मेरे पास a क्रॉस b और a क्रॉस b दो बार आ गया, तो हमने इसको ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b लिखा है। अगला पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछता है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जबकि हमें यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट के जो है क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे रखा है, तो हमने वही डिटर्मिनेंट का यूज किया है, इक्वल टू 0 लिख दिया। डिटर्मिनेंट को केवल एक्सपेंड करना है, आई लिया तो उसके बाद 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, फिर माइनस जे लेंगे तो 2 म्यू माइनस 27, और फिर के लेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 0 को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, 0i प्लस 0j प्लस 0k। जब हमारे पास दो वेक्टर बच्चों इक्वल होते हैं तो उसके लिए हमारे पास शर्त क्या होती है कि इनके स्केलर कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये तीनों के तीनों ही 0 होंगे। तो हमने 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा को भी 0 के बराबर, ऐसे 2 म्यू माइनस 27 को भी 0 के बराबर, एंड 2 लैम्डा माइनस 6 को भी हमने 0 के बराबर रख दिया है, जिससे मेरे पास ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर आप म्यू की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 27/2 आ जाएगी। और थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास है 2 लैम्डा माइनस 6, इसको अगर 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 6/2 यानी कि 3 आ जाएगी बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा सिक्स्थ है। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि a डॉट b अगर 0 है, a डॉट b क्या है, देखिए a डॉट b आपको 0 दे रखा है और a क्रॉस b भी 0 दे रखा है। तो हमसे वो पूछ रहा है कि कंक्लूजन अबाउट a और b के बारे में पूछ रहा है कि a और b क्या होंगे।
तो सबसे पहली बात, जब आपको ये बात पहले से ही पता है कि a डॉट b जब भी जीरो होता है तो a इज परपेंडिकुलर टू b होता है, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और कभी भी क्रॉस अगर जीरो के बराबर होता है तो a और b क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये दोनों ही एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो वो पैरेलल नहीं हो सकता, या फिर पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। ये केवल एक ही शर्त पर पॉसिबल है, जब इनमें से यानी ए और बी में से कोई एक जीरो होगा। तो आपको यही लिखना है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन आइदर ए और बी इज जीरो। अगला जो 7th क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमें जो है एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है a क्रॉस b प्लस सी इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। आपने अगर मेरी पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको अभी आप देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रूव करवाया हुआ है। ABC हमने वही एज्यूम कर रखे हैं जो आपको इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो आप मेरी पहली वाली वीडियो को देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 8th भी आपसे जस्टिफिकेशन मांग रहा है। 8th आपसे जस्टिफिकेशन ये बोलता है कि अगर a जीरो है या फिर b जीरो है तो हम ये बात कह सकते हैं कि a क्रॉस b जीरो है। परंतु इन्होंने पूछा है कि क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स का मतलब है कि अगर a क्रॉस b जीरो हुआ तो a या b में से किसी एक का जीरो होना कंपलसरी है या नहीं है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि जब a क्रॉस b जीरो है उस समय ये कोई जरूरी नहीं है कि a इक्वल टू जीरो हो या b इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको क्वेश्चन में बताया कि व्हेनेवर टू वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो होते हैं तो वो पैरेलल की कंडीशन होती है, उस समय a और b क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो कभी भी अगर आप दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका हमेशा ही जो है वैल्यू आपकी जीरो ही आएगी, वो एक जीरो वेक्टर आएगा। बट यहाँ पर हमने जो एग्जांपल ले रखा है दो पैरेलल वेक्टर का, तो देखिए ध्यान से, वो दोनों जीरो के बराबर नहीं है। तो इसलिए जब कभी a क्रॉस b अगर जीरो हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि a या b में से कोई एक जीरो होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी बच्चों, तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 9th, जिसमें हमसे जो है एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रहा है। एक वर्टेक्स है 112, दूसरा है 235, तीसरा है 155। ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं और एरिया के बारे में पूछ रहा है। तो हमने जो अपना पहला वीडियो आपको जो है पहले ही अपलोड कर चुके हैं हम, उसमें हमने आपको बताया था कि जब भी हमें कभी एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हमें जो है एडजेसेंट साइड चाहिए होती है ट्राइंगल की। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में BA और एक हमने BA साइड ले रखा है और एक हमने BC साइड ले रखा है। ये हमारे पास एडजेसेंट साइड्स हैं और मैंने BA को A वेक्टर से और जो है BC को B वेक्टर से डिनोट किया हुआ है। तो A वेक्टर जो है हमारे पास, जो A वेक्टर है वो BA वेक्टर के बराबर है। यानी BA का मतलब हम कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हमने यहाँ A के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे 1 1 2, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है i j प्लस 2k। और ऐसे ही जो B वेक्टर B के हमारे पास कोऑर्डिनेट थे, इसको भी वेक्टर फॉर्म में 2i प्लस 3j प्लस 5k के फॉर्म में लिख रखा है और दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट करके A फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली मैंने B वेक्टर दैट मींस BC वेक्टर फाइंड आउट किया हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B करके। इसमें हमने दोनों को वही C और B के जो है के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख करके सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो चूंकि हमें ये पहले से पता है कि कभी भी जब भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना होता है वेक्टर मेथड से, तो हम जो है एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और हाफ कर देते हैं। इसीलिए हमने A क्रॉस B का यहाँ पर पहले क्रॉस A और B का क्रॉस प्रोडक्ट किया है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमने लिख दिया और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके हमारे पास आ गया है 6i प्लस 3j माइनस 4k। और इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। मैग्नीट्यूड कैसे किया, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर को ऐड कर दिया, जो कि अंडर रूट ऑफ 61 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, यानी कि अंडर रूट 61/2 आ गया। तो बच्चों ये हमने जो है जो 9th क्वेश्चन किया, इसके बाद हमारे पास हमारी बुक में 10th क्वेश्चन भी है, 11th क्वेश्चन भी है और 12th क्वेश्चन भी है। तो 10th क्वेश्चन आप मेरी पहली वीडियो में अगर
पहली वीडियो को देखेंगे तो आपको वहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना आपको पता लग जाएगा। 11th और 12th बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप उसे खुद से ट्राई करेंगे तो भी आसानी से निकल जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसे सॉल्व नहीं करवाया है। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके बच्चों। धन्यवाद।